हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे पेपर वन की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स की हम स्ट्रेटजी प्लान की बात करेंगे कि क्या 6 मंथ्स की स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए। या फिर और भी मैं स्पेसिफिक बताऊं कि अगर मुझे 2023 का अटेम्प्ट देना होता और मेरे पास अगर 6 महीने होते तो मैं किस तरह से अपने आप को प्लान करता, क्या मेरा प्लानिंग होती, कैसे मैं उस पर काम करता, उस पर हम बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ठीक है। एंड आई हैव क्लियर दी CAPF 21 एंड 22 एंड CDS FCAT मल्टीपल टाइम्स एंड अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। ठीक है। तो आज मैं आप ये समझें कि इस वीडियो में मैं अपनी प्लान बताने वाला हूँ कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करता अगर ये पूरे 6 मंथ्स मेरे पास होते और मैं पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या क्या चीज़ों पे फोकस करता और कैसे मैं उसे स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन करता, तो उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले बात कर लूँ कि अगर CAPF में हम देखें तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमें यूजुअली देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक तो स्टूडेंट ये होगा जो CAPF AC के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। तो वो वैसे स्टूडेंट होते हैं जो अगस्त के बाद से यानी अगस्त 2022 के बाद से ही वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, यानी सितंबर से कह सकते हैं। तो वो पूरी 1 ईयर जो है फुल्ली डेडिकेशन के साथ इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। एक वो स्टूडेंट है, कह सकते हैं कि वो डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करते हैं, CDS FCAT CAPF इस तरह से तैयारी करते हैं। जो न्यू ईयर के बाद जैन के बाद है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो इसे 6 मंथ और 7 मंथ में प्रिपरेशन करते हैं। और एक वो स्टूडेंट है जो SSC बैंकिंग या अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं एज इसे एक बैकअप के रूप में देखने के लिए वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो वो अप्रैल से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मिड अप्रैल से कह सकते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद से। तो इसमें इस तरह से अगर ब्रॉडली देखें तो 3 कैटेगरी में हमें स्टूडेंट देखने के लिए मिलती हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो आज मैं बेसिकली इन स्टूडेंट की बात करूंगा जो जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 6 मंथ्स को टारगेट लेके चल रहे हैं कि 6-7 मंथ में मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जानी चाहिए और स्ट्रेटेजिकली करना चाह रहे हैं। सेकंड, वो स्टूडेंट जो 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो जाएगी। वाई? बिकॉज अगर देखें तो आपको अगले 6 मंथ्स में क्या प्लानिंग करनी है। आपने ठीक है, आपने बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, आपने बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें कर ली होंगी, आपने बहुत सारे NCERTs को भी कर लिया होगा, बट क्या आपकी आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सोर्सेज ये सभी से रिलेटेड भी थोड़ी सी क्वेरीज है, तो उन पर भी हम बात कर लेंगे। अगर मैं इस वीडियो के रोड मैप की बात करूँ, वैसे देखेंगे तो आप बुक लिस्ट और सोर्सेज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी देखें इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे बिकॉज 6 मंथ्स की ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो हर स्टूडेंट के लिए एक वीडियो सफिशिएंट हो, इस कारण से इसमें मैं बुक लिस्ट की बात करूंगा। बुक लिस्ट या सोर्सेस हम कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमारी 6 मंथ्स के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए उस पर मैं यहाँ पर बात करूंगा। 6 मंथ्स की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके बाद फिर मैं बात यहाँ पे करूँगा कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और सभी स्टैंडर्ड बुक्स को कर लिया है, लेकिन उनकी स्कोर जो है 100 और 110 के अप्रॉक्स रह रही है, या 90 भी हम मान सकते हैं। 90 से 110 ये 20 मार्क्स का जो ब्रैकेट है इसी के ऑन एंड अराउंड घूम रहा है। लेकिन अगर आप उनसे पूछें तो दे हैव डन दी NCERT, दे हैव डन दी स्टैंडर्ड बुक्स, तो फिर क्या इशू आ रही है, तो उस इशू की बात करेंगे और उस इशू का सल्यूशन क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा रोड मैप होने वाला है आज के वीडियो का, जहां पर हम पहले थोड़ा सा ब्रीफली हम सोर्सेज को देख लेंगे, देन 6 मंथ्स में आपका क्या प्लान रहना चाहिए उस पर हम फोकस करेंगे, एंड देन व्हाट इज़ द इशू एंड डेफिनेटली द सल्यूशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह से ये उस पूरे वीडियो का रोड मैप रहने वाला है। ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप हमारे साथ पेपर वन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी एक टारगेटेड मैनर में, तो दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ फॉर यू। एंड फॉर दी एडमिशन्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे टेलीग्राम पर आपको जाने की ज़रूरत है और इनक्रेडिबल अभिषेक 10 आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आप इससे डिटेल्स ले सकते हैं। द फ़ी अभी जो है वो 1400 दैट इज़ 1500 आपकी जो है वो फ़ी है 1499। ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली दिस प्रोग्राम इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज हम इसमें टारगेटेड मैनर में आपकी पूरी पेपर वन की सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। और इसमें अगर आप देखें तो आपके एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले आपकी पूरी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको इसमें डेली
जो है वो चैप्टर वाइज और बुक वाइज एमसीक्यू देखने के लिए मिलती है, विथ इसमें हम कट ऑफ्स भी देंगे ताकि आपको ये भी पता चल सके क्योंकि लेवल ऑफ दी क्वेश्चन के अनुसार कि आप कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को और आप क्या कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा 15 सेक्शनल टेस्ट, देन देयर विल बी करंट अफेयर एमसीक्यूज, मैथ्स एमसीक्यू, मैपिंग सेगमेंट विल बी डेल्ट। इसके बाद हम फैक्ट शीट्स देंगे जहां पर जो नेग्लेक्टेड पोर्शंस हैं, जो एनसीईआरटी में या स्टैंडर्ड बुक्स में जो फैक्ट्स होते हैं जो आप मिस कर देते हैं, उनकी हम एक कंपाइलेशन देंगे साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस की हम कंपाइलेशन देंगे विथ वैल्यू एडिशन ऑफ दी सेलेक्टेड टॉपिक्स। जो भी सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे उनके प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स भी दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट, सब्जेक्ट वाइज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, लाइक प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट से हर 1-2 साल में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लैंडफॉर्म है, ओशियन करंट है, ठीक है, विंड्स हैं, टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के नेम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन सभी के हम एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट देंगे। इसके बाद एग्जाम से पहले 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम करवाएंगे और इसके अलावा इसमें जो है फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है टेलीग्राम पे एक सेपरेट चैनल पे करवाई जाएंगी। इनकी फ़ी वैसे तो 1999 है, बट अभी जो है इसकी फ़ी 1499, दैट इज़ 1500 रुपीज़ है। तो आप इसे में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट जो है हमारा उस पर अगर हम बात करें तो दैट इज़ अवर बुक लिस्ट, ठीक है। बुक लिस्ट या सोर्सेज की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए या हमारे बुक लिस्ट क्या होने चाहिए, तो अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो यू ऑल नो दैट पॉलिटी के लिए आप क्या फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत नहीं फॉलो की थी, तो आप किसी भी अदर कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ओनली आईएएस की नोट्स फॉलो की थी। तो अगर आपको ये चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इनक्रेडिबल अभिषेक पे। मैं आपको फ्रीली ये प्रोवाइड कर दूंगा। ये पब्लिकली अवेलेबल है उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। देन कमिंग टू दिस, तो इतना आप करेंगे मोर देन इनफ है। इसके बाद अगर टाइम परमिट्स या फिर आपने बहुत ही, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से कर रहे होंगे तो वो तो कर चुके, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें एनसीईआरटीज़ करने की ज़रूरत है। 2 एनसीईआरटी मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप कर सकते हैं कर लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी वाली, ठीक है। ये 2 अगर आप करेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन का डेफिनेटली एज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप ये एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा फोकस लक्ष्मीकांत या कोई नोट्स अगर उसकी फॉलो कर रहे हैं तो उस पर करनी है। इसके बाद अगर हम साइंस पे आ जाएं तो साइंस के लिए सिंपल है, 9th एंड 10th की आपको एनसीईआरटीज़ को करनी है, ठीक है। 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से करने की ज़रूरत है। 8th के 1-2 सेलेक्टेड चैप्टर्स है वो करने की ज़रूरत है। एंड 11th एंड 12th की भी सेलेक्टेड चैप्टर्स के साथ साथ सेलेक्टेड टेबल्स भी करने हैं। सेलेक्टेड चैप्टर्स एंड टेबल्स, ठीक है। सेलेक्टेड चैप्टर्स लाइक हाइड्रोजन, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं वो। एंड टेबल्स की बात करें या फिर बायो के लास्ट के 4 चैप्टर भी हैं वो, या फिर टेबल्स की बात करें तो बहुत सारे आप फिजिक्स में खास कर देखेंगे टेबल्स दिए हुए हैं, तो वो सारे टेबल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इस टेबल की एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पूरा कंपाइल करके। हमने इस बार जैसे लूसेंट की और इसकी, फिर जो आपके स्पेक्ट्रम की अपेंडिक्स आती है, इन सभी को कंपाइल करके एक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट इन्हें पीडीएफ के थ्रू रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू दिस ज्योग्राफी सेगमेंट, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सिंपली जो है वह 6th to 10th एक बार एक ग्लिम्स ले लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ देना है क्योंकि क्वेश्चन इस बार देखेंगे 9 से काफ़ी आए थे, ठीक है। तो 6 से 10 तक अच्छे से आप कर लें। देन कमिंग टू दिस 11th एंड 12th, इन दोनों के 4 बुक्स होंगी। इन चारों बुक्स को आपको बहुत ही अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की डाउट आती है कि एनसीईआरटीज़ के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। दीज एनसीईआरटीज़ आर मस्ट। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्या है, मस्ट है, ठीक है। अब कुछ कहेंगे 2-3 आते हैं स्टूडेंट्स जो पहले तो कहते हैं कि सर हम किसी के नोट्स प्रेफर कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ठीक है, बट एनसीईआरटीज़ आपको करनी होंगी। कुछ कहते हैं कि सर हम समरी जो है एनसीईआरटी की समरी आती है वो हम प्रेफर कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस ज्योग्राफी और साइंस में देखने के लिए मिलती है एनसीईआरटी से, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिफोर दैट हिस्ट्री की बात कर लेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आप कैसा कर सकते हैं कि
माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो की एनसीईआरटीज़ को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा अगर इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अगर आप कर सकते हैं तो उसे भी कर लें, ठीक है। ये 3 एनसीईआरटी है, जैसे हम अपने जो प्रोग्राम है उसमें ये तीनों एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ठीक है, बिग डैडी में। तो तीनों ही एनसीईआरटी करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी मैं जब प्लानिंग की बात करूंगा तो उसमें बता दूंगा कि कैसे चीज़ों को स्किप, ये सारी चीज़ें करनी है, उस पर हम बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करूं तो देखिए, हिस्ट्री में वैसे करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं अगर पर्सनली, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अगर प्रिपेयर कर रहा होता तो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हिस्ट्री में उतना फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। आप अगर हिस्ट्री की एनालिसिस को देखेंगे, मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको 2022 की ही बताऊं, ठीक है। अब उसमें ऑन एंड अराउंड 18 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अगर आप एनालिसिस को देखेंगे तो आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि 4 और 3 4 5 क्वेश्चंस जो थे वो थीम से सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो लूसेंट से सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। एंड देयर वर 2 क्वेश्चंस जो कि स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन जो थे वो प्लासी टू पार्टीजन बाय शेखर बंदोपाध्याय, वो वाली बुक, या फिर 2-3 क्वेश्चन थे जो नितिन संघानिया, ये सभी तरह के बुक्स पे थे, ठीक है। और बाकी कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी थे। तो मैं कहता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को टारगेट बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे। मेरा ये फोकस है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जब अगर 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या हम उसमें 50% क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, क्या हम टारगेट कर सकते हैं 50% क्वेश्चंस को, तो वो करने की ज़रूरत है। 9 to 10 क्वेश्चंस को, उनको करने के लिए क्या है, देखिए थीम्स जो हैं आपकी 3 एनसीईआरटी हैं, 1 2 3, इनमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं एंड वेरी इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, तो इनको टैकल करना काफ़ी आसान है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए थीम्स आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। लूसेंट अगर देखेंगे तो उसमें 40-50 पेजेस में पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली जो टेबल्स हैं, ठीक है, पिंक कलर के जो टेबल्स दिए उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ अगर टेबल्स भी कर लेंगे तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कोई अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाती है तो, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स मैं प्रेफर करता हूँ उसमें मैंने देखे स्पेक्ट्रम से जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ से भी सॉल्व हो रहे थे, तो इस कारण से आप कोई शॉर्ट नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थीम्स करने की ज़रूरत है, लूसेंट और कोई एक मॉडर्न हिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स कर लेंगे, मोर देन इनफ है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अगर हम देखें तो कॉस्ट बेनिफिट इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप एफर्ट्स तो लगाएंगे बट उसका आउटपुट जो है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। बाकी एनवायरनमेंट ये सब आप जो है कहीं से भी रैंडम कर सकते हैं, थोड़े से कन्वेंशन, ये सारे नाम वाम ये देख सकते हैं। कमिंग टू दी मैथ्स एंड करंट अफेयर, देखिए मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग तो लास्ट टाइम नहीं आया था बट आ सकते हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए देखिए एक सिंपल स्ट्रेटजी ये होती है जो मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-6 साल के लगाएं, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर जब आप लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। देन आपको पता चलेगा कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आप लगातार जो है वो आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो टाइम एंड वर्क, फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो इस तरह के अगर चैप्टर्स हैं जिनमें आपको स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही है तो फिर आप कोई भी एसएससी की बुक जो है वो ले सकते हैं और सिर्फ उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप कोई भी यूट्यूब पे एसएससी या किसी से रिलेटेड जो भी है कोई भी एक वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी टीचर की, और सिर्फ स्पेसिफिक वही चैप्टर, ये नहीं कि पूरा मैथ्स से पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक वो चैप्टर जो है वो आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी कर सकते हैं कि सीडीएस के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो हैं वो लगा सकते हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच रखते हैं सेम मैनर में रीजनिंग में भी तो काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। कमिंग टू द करंट अफेयर सेगमेंट, तो करंट अफेयर के लिए अगर हम बात करें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्रीली है, अवेलेबल है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी में 80-90% कॉन्टेंट सेम होती है। अगर हम बात करें तो करंट अफेयर के लिए आपको जैन टू जून करने की ज़रूरत है, और अप्रैल मई जून, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मल्टीपल रिविजन्स देंगे, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा कि 6 मंथ्स में हमारी प्लान क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है। 6 मंथ्स प्लान, तो अगर मैं बात करूँ 6 मंथ्स अगर हमारे पास हैं तो हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम 5 मंथ्स में ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें,
ठीक है, जो हमारी भी बेसिकली है 4.5 मंथ्स और 5 मंथ्स मैक्स टू मैक्स में हम पूरे सिलेबस को बिग डैडी में कंप्लीट करा रहे हैं। तो सेम मैनर में आपको भी 5 मंथ्स में रखना है, 1 मंथ आपको लीव करके चलना है। ठीक है, 5 मंथ्स में आपको करना है। अब किस तरह से करना है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी से, जैसे हमारे बिग डैडी में भी ज्योग्राफी से हो रही है। तो 1 मंथ में आपको फोकस करना है कि सर 1 मंथ यानी 4 वीक्स में मैं ज्योग्राफी को अच्छे से क्या कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे कि इतने टाइम में कैसे फिजिबल है, तो देखिए जितना टाइम है आपके पास 6 महीने, उसमें इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको किसी भी हाल में वो चीज़ें करनी होंगी। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ तो किस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे 6th की एनसीईआरटी आपने 1 दिन में की, 7th की एनसीईआरटी आपने 1 दिन में की, 8th की भी 1 दिन या 1.5 दिन कर सकते हैं, 9th की एनसीईआरटी हार्डली 2 to 3 डेज में आप कर सकते हैं, देन 10th की भी एनसीईआरटी हार्डली 2 दिन ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लेके चलेंगे तो आपकी, और क्योंकि 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, 4 बुक्स हैं जो, और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हैं, ये सारे ईजी हैं, आप जल्दी जल्दी आपकी हो जाएंगी। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो अगर हम देखें साइंस के लिए भी अगर हम देखें तो इसके लिए भी आप जो है 1 मंथ का टाइम ले सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ क्यों, वैसे तो ये 9th 10th बहुत ही जल्द हो जाती है, 9th एंड 10th, लेकिन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अगर अच्छे से आपको कि बहुत ही अगर आप डिटेल में देखेंगे, एंड देन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उनको थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर इसको बहुत ही डिटेल्ड के साथ करेंगे तो जो आपके 25, 26 और 30 क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सेगमेंट। तो इस कारण से मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, कि अगर मैं 1 मंथ दे रहा हूँ तो उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर साइंस में आप 1 मंथ देंगे तो इसका आउटपुट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस कारण से मैं कह रहा हूँ, मैंने बताया कि जिस प्रकार से मैं प्लानिंग करता हूँ उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइंस के लिए थोड़ा समय अगर आप दें तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी आप 1 मंथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी आप 1 मंथ में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप 3 वीक्स का जो है वो टाइम ले सकते हैं, 3 वीक्स का टाइम ले सकते हैं। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, थीम्स जो हैं वो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 3 वीक्स में एक एक वीक में एक एक थीम आपने कर ली और 1 वीक में आपने लूसेंट कर ली। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर 3 वीक्स में आपकी हिस्ट्री हो जाती है तो आपके पास कितने 5 वीक्स बचते हैं। ठीक है, 5 वीक्स आपके रिमेनिंग बचते हैं। अब इसमें जैसे है आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग अनुसार 1 से 2 वीक जो है अपने मैथ्स के लिए ले लिया। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स के लिए ले लिया 1 से 2 वीक। तो इस तरह से आप करके कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो बाकी करंट अफेयर आप साइमल्टेनियसली जो है इसी के साथ चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये रहने वाला है। लास्ट हमारे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि सर हमारे 100 मार्क्स के ऑन एंड अराउंड 90s में या 100 में रह जा रहे हैं। ठीक है, हम 110 तक भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने इन सभी को बहुत ही अच्छे से किया है। तो इसके लिए देखिए 1-2 इश्यूज़ हैं जो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। द फर्स्ट इशू इज़ दैट ठीक है आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ ली है, बट आपको जो एमसीक्यू सॉल्व करने का अप्रोच है वो आपको नहीं पता। सेकंड कि आपके जो एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चंस हैं जहाँ से फ्रेम हो रहे हैं वहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट है वो आप मिस कर रहे हैं। तो इन दोनों का सोल्यूशन क्या होने वाला है, दोनों का सोल्यूशन ये होने वाला है कि डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने से बेनिफिट, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने से सबसे पहले तो एक अप्रोच डेवलप होती है कि किस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व होती है, एक माइंडसेट जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन लीव करने की, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है, ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो एमसीक्यू हेल्प करती है आपको रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करने में। यानी आपने मान लेते हैं एक चैप्टर पढ़ा, उसके अगर आपने एमसीक्यूज़ लगा लिए, ठीक है, अगर उसके एमसीक्यूज़ लगा लिए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो इसमें करेक्ट होंगे नहीं, तो इनकरेक्ट अगर क्वेश्चंस होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पर था, कहाँ से हमारा इनकरेक्ट हुआ है, तो आप उस चीज़ को फिर से जाके रिवाइज करेंगे। या फिर सेकेंड टाइम जब आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे, सेकेंड टाइम जब उस चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उस समय आप जो है उन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से फोकस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एलिमिनेशन या लॉजिकल गैसेस, या कहते हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एग्जैक्ट उसका नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि अंदर से वो आ रहा है कि नहीं यही होना चाहिए।
ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड आप कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कब डेवलप होती हैं? एमसीक्यू सॉल्व करने से ही। और एक और चीज़ है कि अगर मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो अटेम्प्ट को हमें इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, अटेम्प्ट को इंक्रीज़ करना होगा। तो अटेम्प्ट इंक्रीज़ कैसे होगा? उसका भी यही सोल्यूशन है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप डेली एटलीस्ट 30 40 50 एमसीक्यू सॉल्व करें। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था तो मार्च के बाद मैंने ऑलमोस्ट डेली में 50 एमसीक्यू तो लगाता ही था। ठीक है, रैंडम हियर एंड देयर से कभी कभी 100 भी। तो इस तरह से आपको भी डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एमसीक्यू के लिए काफ़ी जगह आप ढूंढें तो सोर्सेज की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम है, आपको रैंडम टेलीग्राम चैनल पे करने की पड़ेंगी और कुछ बुक्स हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो हमने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में हमने इसी पे फोकस किया है। हम जो है वो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे इफेक्टिव एमसीक्यूज और क्वेश्चंस की लेवल भी अच्छी होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस टेस्ट सीरीज़ में इशू ये होता है कि वो 1 वीक या 10 डेज़ पे टेस्ट होती है। तो अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द टेस्ट सीरीज़ नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारे भी टेस्ट सीरीज़ आ रही है तो आप उसके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। आपको अगर मार्क्स को इंक्रीज़ करना है तो एमसीक्यू सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सोल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, बाकी जिनको भी बिग डैडी कोर्स में इनरोल करना है वो बेसिकली जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 आप सर्च कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।